अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी। चैप्टर नंबर 7 भागीदारी પેઢીનો વિસર્જન। उसके अंदर हमने देखा था विसर्जननी रीतो। विसर्जननी रीत के अंदर पहली रीत हमने देखी थी सामान्य विसर्जन। आज देखेंगे हम अदालत द्वारा विसर्जन। तो अदालत द्वारा विसर्जन के अंदर हम देखते आगे अदालत द्वारा विसर्जन कब करने में आएगा, तो कोई भागीदार अस्थिर मगजनो थाय। भागीदारों के अंदर से कोई भागीदार क्या हो गया है, अब अस्थिर मगज का हो गया है। तो अस्थिर मगज का होगा तब भी क्या करने में आएगा, अदालत द्वारा પેઢી का विसर्जन। कोई भागीदार પેઢી में પોતાની ફરજો બજાવવા માટે અશક્તિમાન બને। कोई भागीदार उसके कार्य के अंदर अब किस तरह का हो गया, वो अशक्तिमान मतलब कार्य नहीं कर सकता वो, तब भी अदालत द्वारा क्या करने में आएगा, પેઢી का विसर्जन। कोई भागीदार પેઢી के પેઢીના ધંધાના हित विरुद्धનું वर्तन करे। कोई भागीदार यहाँ पर क्या कर रहा है, धंधे के हित विरुद्ध का वर्तन कर रहा है, हित विरुद्ध का कार्य कर रहा है, तो वो टाइम पर भी क्या होगा, अदालत द्वारा પેઢી का विसर्जन करने में आएगा। कोई भागीदार धंधानी शर्तों इरादापूर्वक वारंवार भंग करे। कोई भागीदार क्या कर रहा है, यहाँ पर धंधे की जो शर्त है उसका वारंवार वो क्या कर रहा है, भंग कर रहा है, तो वो टाइम पर भी अदालत द्वारा विसर्जन करने में आएगा। कोई भागीदार પેઢીમાંનો પોતાની સંપૂર્ણ હિસ્સો अन्य ભાગીદારોની સંમતિ વગર ત્રાહિત પક્ષને વેચી દે। यहाँ पर कोई भागीदार अगर उसका जो हिस्सा है अन्य भागीदारों की मंजूरी सिवाय वो क्या करता है, त्राहित पक्ष मतलब कोई तीसरे व्यक्ति को वो क्या करता है, बेच देता है। किसी भागीदार की परमिशन बगैर वो क्या कर रहा है, उसका हिस्सा तीसरे कोई व्यक्ति को बेचान कर रहा है, तो वो टाइम पर भी क्या होगा, तो अदालत द्वारा પેઢી का विसर्जन करने में आएगा। પેઢી સતત ખોટ કરતી હોય તેમને ખોટ સિવાય પેઢીનો ધંધો ચાલે તેમ ના હોય ત્યારે પેઢી यहाँ पर क्या कर रही है, सतत खोट कर रही है। अब आगे खोट सिवाय धंधा चला नहीं सकते, मतलब ये प्रॉफिट होगा ही नहीं धंधे के अंदर, खोट ही होगी, तो वो टाइम पर भी अदालत क्या कर सकती है, પેઢી का विसर्जन। अदालत व्याजबी लागे तेवा अन्य कोई पण संजोगों પેઢીનો विसर्जन करवानो हुक्म करी सके छे। ऊपर हमने ये जो कंडीशन देखी, इसके अलावा भी अदालत को व्याजबी लगेगा तब वो क्या कर सकती है, પેઢી का विसर्जन। तो ये हमने देख लिया कि अदालत द्वारा विसर्जन। तो अदालत द्वारा विसर्जन के अंदर तुम्हारे याद रखना है, जब कोई भागीदार अस्थिर मगज का होगा, तब कोई भागीदार कार्य में अशक्तिमान होगा, तब कोई भागीदार धंधा ने हित विरुद्ध का वर्तन करता होगा, तब धंधे की शर्तों का क्या करता हो, भंग करता हो तब, और खुद का हिस्सा जो है वो क्या करता है, तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। अब પેઢી क्या करती हो, सतत खोट करती हो, और इसके अलावा अदालत को ब्याज भी लगे तब क्या करने में आएगा, પેઢી का विसर्जन करने में आएगा। चलो आगे देखते हैं हम। विसर्जनना हिसाबोनी अटावट अंगे कानूनी અને अन्य जोगवाईओ। પેઢીની મિલકતોની ઉપજની વહેંચણી। शुरुआत में हमने देखा था कि પેઢી का जब विसर्जन करने में आएगा तो પેઢી की मिलकत का बेचान करेंगे हम, और उसमें से जो भी पैसे आएंगे तो जो પેઢી के देवे उसकी चुकौनी करने में आएगी। तो પેઢી की देवे की चुकौनी किस तरह से करेंगे, तो उसके स्टेप दिए हुए हैं, ये याद रखना है कि પેઢી की मिलकत का बेचान करे बाद उसकी उपज में से सबसे पहले क्या चुकाएंगे, उसके बाद क्या चुकाएंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप याद रखना आपको। तो सबसे पहले क्या किसकी चुकौनी करने में आएगी, विसर्जन खर्च की। मिलकत का बेचान करे बाद जो भी पैसे आएंगे सबसे पहले क्या चुकाएंगे, विसर्जन खर्च। ત્યારબાદ ત્રાહિત પક્ષ પ્રત્યેના દેવા, उसके बाद क्या करेंगे, जो बाह्य देवे होंगे उसकी चुकौनी करने में आएगी, ત્રાહિત पक्ष के देवे। उसके बाद पैसे बचेंगे तो भागीदारों की लोन की चुकौनी करने में आएगी। उसके बाद पैसे बचेंगे तो भागीदारों की मूड़ी और चालू खाते की जो रकम है वो परत करने में आएगी। और उसके बाद भी पैसे बचेंगे तो वो होगा नफ़ा, और उसकी वहेंचनी क्या करेंगे, अपने भागीदारों के बीच में नफ़ा नुकसान के प्रमाण से कर देंगे। तो પેઢી की मिलकत का बेचान करे बाद जो भी पैसे आएंगे सबसे पहले विसर्जन खर्च चुकाना है, उसके बाद ત્રાહિત पक्ष के देवेज की चुकौनी करने में आएगी, उसके बाद भागीदारों की लोन की चुकौनी, उसके बाद मूड़ी और चालू खाता की चुकौनी करने में आएगी। उसके बाद पैसे बचेंगे तो वो होगा नफ़ा, और नफ़े की क्या करेंगे, भागीदारों के बीच में वहेंचनी। चलो उसके बाद देख लेते हैं हम भागीदार की पत्नी की लोन। પેઢી के अंदर भागीदार की पत्नी की लोन है कोई भागीदार की, तो पत्नी की लोन की चुकौनी कब करने में आएगी, तो भागीदार की पत्नी है પોતાના સ્ત્રી ધનમાંથી પેઢીને લોન આપેલ હોય
તો તેવી લોનની રકમ પેઢીના સામાન્ય દેવાની જેમ જ ત્રાહિત પક્ષ પ્રત્યેના દેવા તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે। अगर पत्नी की लोन काय में से उसके स्त्री धन के पैसे में से है तो उसकी चुकौनी कब करना है, तो हमने देखा आगे स्टेप के अंदर जब त्राहित पक्ष के देवे चुकाते तभी उसकी चुकौनी करने में आएगी। परंतु जो तेना पतिना नाणामांथी तेणे पेढ़ीने लोन आपी होय तो ते भागीदारनी लोन ज गणाय। अगर उसके पैसे जो उसने लोन दी है वो पैसे किसके है, उसके पति के पैसे में से अगर उसने लोन दी है तो उसकी चुकौनी कब करेंगे, तो जब भागीदार की लोन चुकाएंगे तब उसकी चुकौनी करने में आएगी। मतलब कि पत्नी की लोन अगर उसके पैसे स्त्री धन में से है तो उसकी चुकौनी कब करनी है, तो त्राहित पक्ष के देवे जब चुकाएंगे तब चुकौनी करेंगे। और उसके पति के पैसे में से उसने पेढ़ी को लोन दी है तो उसकी चुकौनी कब करनी है, जब भागीदारों की लोन की चुकौनी करेंगे तब। उसके बाद है भागीदारों की जवाबदारी। तो भागीदारों की जवाबदारी अमर्यादित है, ये तुम्हारे याद रखना। ये तुम्हारे विकल्प 1-2 वाक्य और खरे खोटे में पूछा सकता है। भागीदारों की जवाबदारी की ऐसी है कि अमर्यादित। जो कोई भागीदार के भागीदारो नादार थाय त्यारे सद्धार भागीदारे पेढ़ीना देवा पोतानी अंगत मिलकतमांथी पण चूकववा पड़े छे। अगर भागीदारों के अंदर से कोई भागीदार नादार हो गया, देवे की चुकौनी करने की बाकी है, तो वो टाइम पर जो बाकी के सद्धार भागीदार है उनकी अंगत मिलकत का भी उपयोग कर सकते हैं देवे की चुकौनी करने के लिए। इसलिए कहते हैं भागीदारों की जवाबदारी कैसी रहेगी, अमर्यादित। चलो आगे देखते हैं। जरूरी खाता, कौन कौन से खाते खुलेंगे यहाँ पर, तो पहला है माल मिलकत निकाल खाता, दूसरा है भागीदारों का लोन खाता, अगर हो तो लोन दी हो तो लोन का खाता आ जाएगा, भागीदारों ना मूड़ी के चालू खाता और रोकड़ के बैंक खाते। तो ये 4 खाते खुलेंगे, माल मिलकत निकाल खाता, भागीदारों ना लोन ना खाता, मूड़ी के चालू खाता, रोकड़ के बैंक खातों। चलो उसके बाद देख लेते हैं हम माल मिलकत निकाल खाता। तो पहला जो खाता है माल मिलकत निकाल खाता, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपने। माल मिलकत निकाल खाता किसे बोलेंगे, पेढ़ीना विसर्जन समय पेढ़ीनी मिलकतो अने देवाना निकालनी हिसाबी असरो आपवा माटे तैयार करवामां आवतुं खातुं एटले माल मिलकत निकाल खातुं। विसर्जन के टाइम पर जो खाता तैयार करने में आएगा मिलकत और देवे के निकाल के लिए, उसको बोलेंगे माल मिलकत निकाल खाता। माल मिलकत निकाल खाता ने संपादन खाता तरीके पण ओळखवामां आवे छे। ये पूछाता है विकल्प या 1-2 वाक्य में। माल मिलकत निकाल खाते को क्या बोलते हैं, दूसरा संपादन खातुं। भागीदारी पेढ़ीना विसर्जन समय ચોપડા બંધ કરવા માટે રોકડ બેંક ખાતા સિવાયની મિલકતો અને દેવાના ખાતા બંધ કરી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે તેના ચોપડે કિંમતે લઈ જવામાં આવે છે। माल मिलकत निकाल खाते में कौन सी विगत, जितने भी देवे और मिलकत है रोकड़ बैंक को छोड़कर, क्योंकि रोकड़ बैंक का खाता हम अलग बनाएंगे, इसके लिए रोकड़ और बैंक का खाता छोड़कर बाकी मिलकतों का खाता बंद कर माल मिलकत निकाल खाते, मिलकत और देवे के खाते बंद कर कहाँ पर ले जाएंगे हम, माल मिलकत निकाल खाते।